ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये सबको विजिबल होगा। ओके, सो डेवॉप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सभी को पता है, अगर हम डेवॉप्स को दो टर्म्स में डिवाइड करें, डेव एंड ऑप्स, ये दो टर्म्स मिलकर बना है हमारा डेवऑप्स, डेव एंड देन ऑप्स। डेव का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट? सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन इन जनरल। वही ऑप्स जो होता है आपका आईटी इंडस्ट्री में रेफर करता है ऑपरेशन से। ऑपरेशंस मतलब आपकी कुछ ऐसी टास्क, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, डेवॉप्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन होती है, बिल्डिंग होती है, टेस्टिंग होती है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट होती है, एंड देन कस्टमर तक वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपका एक्सेस किया जाता है। सो डिवॉप्स जैसे मैंने आपको बताया, आईटी इंडस्ट्री का आपका एक पार्ट है, एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हो। तो इतना तो हमें पता चल गया डिवॉप्स बेसिकली किस फील्ड का है? आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री का क्या काम हो गया? मतलब सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करना। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो कि बहुत सारे काम करती है, जो कि अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा कि हमारी जो कार होती है, कार बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारी फूड, हम लोग जो इंटेक करते हैं, जो फूड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, वो कहाँ से बन के आता है? वो आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है मार्केट में, बहुत टाइप की इंडस्ट्रीज है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी अलग पड़ जाती है, आपकी ऑटोमोबाइल होगी, आपकी आईटी इंडस्ट्री अलग है, ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी, ऐसे तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अब हर इंडस्ट्री का अलग अलग काम होता है, लेकिन उन सभी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना किसी ना किसी रिसोर्स की। सिमिलरली उसी तरीके से आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो भी आपको एक फीचर प्रोवाइड करती है। क्या बोलती है? ये कहती है आईटी इंडस्ट्री कि हम भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करेंगे। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये लोग करते हैं सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग, विच मीन्स आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब आपकी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अब हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत टाइप की सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। सच एज अभी हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग की जो क्लासेस चल रही है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन किस तरीके से चल रही है? बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। और किस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज कर रहे हैं? हम लोग गूगल मीट जैसे एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, जो कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है हमारी क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए। ठीक है, आप किसी से भी मीट कर सकते हो ऑनलाइन। सो इस तरीके से हमें ये ऐसा सॉफ्टवेयर, हमें ये पर्टिकुलर फीचर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से हम लोग हमारी डेली लाइफ में मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है तो हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम है आपको ऑर्डर करना है, तो आप किसी फूड एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां से अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करोगे। सिमिलरली अगर आपको कुछ अपने लिए क्लोथ्स बाय करने हैं तो आप किसी और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को प्रेफर करोगे। जैसे अब मार्केट में बहुत सारे हैं आपके, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके आपको प्रोवाइडेड हो चुके हैं, जिसके थ्रू आप कभी भी किसी टाइम पे भी ऑर्डर कर सकते हो, और इवन किसी भी लोकेशन पे। ठीक है, कुछ कुछ लोकेशन है जो आज भी, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट जैसी कुछ ऐसी हमारी न्यू आई हुई जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, स्टिल आज भी कहीं कहीं लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। बट जो आपकी इंडस्ट्रीज है, आपकी आईटी इंडस्ट्री है, वो अपने सॉफ्टवेयर को ऐसी ऐसी लोकेशन पे भी अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आजकल हमारी जो लाइफ है, हम लोग फुली डिपेंड हो चुके हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी लाइफ में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। अब उन सॉफ्टवेयर का जो रोल है, उन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने वालों का रोल कितना बड़ा होगा? तो उसी रोल में कौन काम करता है? आपके डेवलपर्स काम करते हैं, आपके इंजीनियर्स काम करते हैं। और ये डेवलपर्स और इंजीनियर्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे बेसिकली आईटी इंडस्ट्री का आप बोल सकते हो एक मेजर
पार्ट है, ठीक है। अगर आईटी इंडस्ट्री में आपके डेवलपर्स, आपके इंजीनियर्स ना वर्क करे तो क्या आईटी इंडस्ट्री रन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का मेन काम ही है मैन्युफैक्चर करना सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर को बनाने वाला आपका डेवलपर जो कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड को रेडी करता है। आगे आपके इंजीनियर्स उनको कंपाइल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, देन डिप्लॉयमेंट कराते हैं, उनको बिल्डअप करते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस डन करते हैं। तो आपके इंजीनियर्स और डेवलपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सॉफ्टवेयर की क्रिएशन में, ठीक है। सो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और आजकल हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे को सॉफ्टवेयर की बहुत नीड पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। आज अगर हम बात करें टुडेज एरा के टाइम पे, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट ही हो गया, बिकॉज हमें हर टाइम पे किसी ना किसी चीज की नीड पड़ती है, विच इज योर ऑनलाइन, आपकी वर्चुअल चीज है, फिजिकल नहीं है। अगर अभी हम लोग देखें, लाइक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम हमारा जो बात भी कर पा रहे हैं उसके लिए भी हम लोग वाईफाई का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका ऑनलाइन है। ये भी आपके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि आपको किस तरीके से आपको कनेक्शन मिलेगा, उसके लिए अलग कुछ कोडिंग की गई होगी। उसी तरीके से मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ताकि हमारी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। क्लियर है? आगे का स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप सभी को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है ताकि मुझे ये अंडरस्टैंड हो सके कि आप सभी को क्लियरली 1 to 1 वर्ड मेरा समझ आ रहा है। इन केस कहीं पे भी डाउट होता है तो आप उससे बीच में ही ब्रेक करते हुए पूछ सकते हो अपने डाउट को। क्लियर है ना सबको? ठीक है, ओके। सो आईटी इंडस्ट्री में इतना तो देखो मोटिव हमें पता चल गया, मेन मोटिव है इनका मैन्युफैक्चर करना सॉफ्टवेयर को। अब ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे, उस चीज को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। हमें सभी को इतना तो आइडिया पता ही है, आपकी जो डिवॉप्स होती है वो एक क्या होती है, एक आपकी एसडीएलसी जिसको आप बोलते हो एसडीएलसी लाइफ साइकिल, विच मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इस प्रोसेस को यूज करती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलप होने के पीछे सीधा आपका ऑटोमेशन टूल्स ही नहीं आ जाते, उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर का यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे स्टेप्स डन किए जाते हैं, तब जाके आपका एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है। अब सॉफ्टवेयर देखो बनाया जा रहा है तो उसके पीछे का मेन मोटिव ये होता है कि जो कस्टमर्स है, ठीक है, जो कस्टमर आपके इश्यूज फेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, ठीक है, कोई भी ट्रबल अगर वो फेस कर रहे हैं तो उनकी वो इश्यूज को हम लोग सॉल्व कर सके। तो अगर आपने देखा हो आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं वो मोस्टली किस बेसिस पे बने हैं, ताकि हम लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उनकी इश्यूज को, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो अगर आज हम ये ऑनलाइन मीट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें 1 to 1 हम लोग को सबको एक जगह लोकेशन पे ना आना पड़े, ऑफलाइन क्लासेस ना लेनी पड़े। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। कोई अगर इंसान बहुत दूर रहता है, आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, और हमारी क्लासेस इंडिया में चल रही है तो उसके लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, एंड रोज रोज तो नहीं आ सकता, अप एंड डाउन तो नहीं कर सकता। सो इस केस में हमें हमारे ऑडियंस की प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे डेवलपर्स ने ऐसा एक रिसोर्स बनाया, आपका ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया ऑनलाइन मीट का, विच इज योर गूगल मीट, जूम, आपके ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें इतना तो पता चल गया, अगर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उनके पीछे का मेन मोटिव ये होता है कि कस्टमर्स की, ऑडियंस की जो जरूरतें हैं, ऑडियंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए और उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया जाए जिससे वो भी हैप्पी हो एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अब मतलब इस पूरे के पूरे टास्क के लिए क्या कहा किया जाता होगा, पहले तो आपकी एक सर्वे किया जाता होगा, ये देखा जाता होगा, प्लानिंग की जाती होगी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, बेसिकली कस्टमर्स की अगर ये नीड है तो इसी बेसिस पे हमें एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के बाद, उस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के ऊपर काम किया जाता होगा, विच मीन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उससे रिलेटेड आप क्या करते होंगे, सोर्स कोड फाइंड करते होंगे। तो आप अपने डेवलपर्स को बोलते होंगे कि भाई एक कंपनी को पता चल गया कि कस्टमर को हमारी ये नीड है, तो अब कंपनी क्या बोलेगी, डेवलपर्स को बोलेगी कि आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सोर्स कोड को लिखना है, और उस सोर्स कोड, ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका यूज केस क्या होगा। तो अब जो डेवलपर्स है वो उस सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे सोर्स कोड रेडी करेंगे जो कि हमारे कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है।
सो अब डेवलपर्स ऐसे सोर्स कोड लिखेंगे, डेवलपर्स का काम कंप्लीट, उन्होंने सोर्स कोड कर दिया रेडी। अब उसके बाद अब उन्हीं सोर्स कोड की हम लोग टेस्टिंग कराएंगे, ठीक है, टेस्टिंग कराएंगे। फिर हम लोग उनसे एक बार उस पर्टिकुलर सोर्स कोड की हम लोग अब क्या कराएंगे, कंपाइलिंग मर्जिंग करा के उसको बिल्डअप करेंगे एक सॉफ्टवेयर में। फिर अगेन हम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर देंगे हमारे कस्टमर्स को कि कस्टमर्स हमारे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इन केस अगर उसमें कोई बग आ गया, कोई इशू आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा डाउन टाइम फेस करना पड़ गया हमारे कस्टमर्स को, कुछ एरर हो रहा है या फिर कुछ हो सकता है, कुछ भी XYZ, तो उस केस में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैं बोलूं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की वजह से वो जो कंपनी, जिस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट जो होता है उसके ऊपर जाकर वो कोई भी उस पर्टिकुलर कंपनी पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, एंड कंपनी बंद भी हो सकती है, वो सील भी हो सकती है। सो इस चीजों को, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अगेन फिर क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। मतलब अगर सोर्स कोड के थ्रू आपका एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप हो भी गया है तो उस बिल्डअप सॉफ्टवेयर की एक बारी टेस्टिंग अगेन की जाती है, एक बार फाइनल चेक के लिए। जब टेस्टिंग डन हो जाती है तब भी आपका डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता, तब जाके डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट है वो सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना करके आप क्या करो, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करो। प्री प्रोडक्शन से मतलब है कि आप एक ऐसा स्टेजिंग एरिया बना लो, एक अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की एक कॉपी रेडी कर लो, जिसके ऊपर आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे। और डिप्लॉयमेंट जब करोगे ना, आप अपने जो आपके इंजीनियर्स होंगे, आपके जो ऑपरेशनल टीम होगी, उनके सर्वर्स के ऊपर कर देना, आपकी ऑपरेशनल टीम एक्सेस करेंगी। अगर उनके में परफेक्टली रन कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, विच मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो परफेक्टली डन है, परफेक्टली रेडी है, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट एनी इशू। फिर आप उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर, एंड देन आप अपने कस्टमर से बोलते हो आपके डीएनएस पे हिट करें, ठीक है, आप उनको उस पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे भी आपने अपने सॉफ्टवेयर को रखा होगा, किसी सर्वर पे रखा होगा, तो उस सर्वर पे सेंड कराओगे अपने ट्रैफिक को, अपने कस्टमर्स को एक्सेस करवाओगे, ठीक है। वो तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर एंड ऑल, ठीक है, उस चीज को हम लोग कवर अप करेंगे। बस अंडरस्टैंडिंग इतनी रखो कि सॉफ्टवेयर कभी भी डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं होता, उसको पहले प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट की जाती है फॉर द टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि कोई इश्यू ना आए। एंड देन जाके जब पूरा फाइनल चेक डन हो जाता है, देयर आफ्टर ही हम लोग उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सेंड करते, ठीक है। सो यही प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि अब ये जो मैंने आपको पूरे के पूरा प्रोसीजर तो समझा दिया, लाइफ साइकिल तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन इस लाइफ साइकिल के लिए मैं ये सब कुछ काम, अब हम लोग डिवॉप्स की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, ये सब काम मैं ऑटोमेशन के थ्रू करूंगी, किसी ना किसी ऑटोमेशन टूल का यूज करूंगी, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं ये सब काम के लिए मैं मैन्युअली वर्क नहीं करूंगी, मैं मैन्युअली नहीं बोलूंगी मेरे डेवलपर सोर्स कोड लिखे, मैन्युअली जाके किसी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखे, वहां से मैन्युअली मेरा कोई इंजीनियर आए, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करे, सब कुछ काम मैं मैन्युअली नहीं कराना चाहती, मैं चाहती हूँ ऑटोमेशन पे हो। तो डिवॉप्स आपको ऑटोमेशन टूल्स की फैसिलिटी देता है, ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स ये आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होती है उसको स्मूथली रन करते हो और आपका सॉफ्टवेयर बिल्डअप होके एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो अज्यूम करते हैं, मान लो हमारे पास एक कंपनी है, लेट अज्यूम XYZ.com, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। इसका फॉन्ट में थोड़ा, तो XYZ.com नाम की मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या बोला कि इसको एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। लेट बी सॉफ्टवेयर आपका VLC सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका हम लोग कोई वर्जन अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, लाइक मैंने बोल दिया 10.1 वर्जन, ठीक है, VLC 10.1 टाइप का एक आपका सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, डेवलपर्स को वर्जन ये रहेगा। तो अब डेवलपर्स का काम शुरू। अब क्या होगा, ये जो कंपनी होगी XYZ.com, इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए वो क्या करेगी, या तो डेवलपर्स हायर करेगी या उसके पास जो डेवलपर्स होंगे उनसे बोलेगी कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड लिखना रेडी करो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे हमारे डेवलपर्स। तो मान लो इस कंपनी ने 3 डेवलपर्स हायर कर ली, ठीक है, इनको हम लोग ले लेते हैं Dev 1, Dev 2 एंड
ये ले लेती हूँ मैं इसको, डेव3। 3 डेवलपर्स हो गए, xyz.com कंपनी के 3 डेवलपर्स हैं। अब कंपनी ने क्या किया, इन तीनों को ना खुद के अपनी साइड से लैपटॉप असाइन किए। उन लैपटॉप्स के अंदर उसने क्या किया, कंपनी ने गिट का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। क्या इंस्टॉल कर दिया, गिट। गिट क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। तो उसने गिट का पैकेज इन तीनों के में इंस्टॉल कर दिया। गिट का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया। अगर मान लो उन्हें लगता है कि उन्हें लिनक्स के ऊपर बनाना है, ठीक है, या लिनक्स सपोर्ट कराना है आपके पर्टिकुलर वीएलसी वाले सॉफ्टवेयर को, तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करा देंगे, या कोई और डिफरेंट, तो वो उनके ऊपर है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से उन्हें सपोर्ट कराना है अपने बेसिकली सॉफ्टवेयर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ये लोग लोड कर देंगे। ठीक है, इनको एक अच्छी थोड़ी खासी रैम दे देंगे, सीपीयू देख लेंगे कि परफेक्ट है नहीं परफेक्ट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, आपका एमएस ऑफिस यूज हो जाएगा पीपीटी एंड ऑल के लिए। फिर आपके कुछ ऐसे लाइक टर्मिनल शेल स्क्रिप्टिंग, लाइक आपका इंटरप्रिटेटर ही आपको डाल के दे देंगे। मतलब जो मेन मेन थिंग्स आपको रिक्वायरमेंट है आपके डेवलपर्स को सोर्स कोड को रेडी करने के लिए, वो सब के प्रोवाइड कर देंगे। अब आफ्टरवर्ड्स, अब डेवलपर का काम क्या है, किसी भी आपके हाइपरवाइजर के ऊपर काम कर सकते हैं, या जो भी इनको प्रेफरेबल लगे ये उनके ऊपर काम करे, सोर्स कोड लिखना रेडी करे। अब ये जब सोर्स कोड लिखेंगे ना, तो इनसे बोला जाएगा आप सोर्स कोड जब लिखो ना, तो आप एक अपने एनवायरमेंट में एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट कर लो। तो लेट दैट बी, हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो डेवलपर 1 है उसने जो लोकल रेपोजिटरी ले ली क्लाउड नाम की। ठीक है, आपके डेवलपर 2 ने लोकल रेपोजिटरी बना ली क्लाउड 2 नाम की, और हमारे डेवलपर 3 ने क्या बना दी, क्लाउड 3 नाम की। इन तीनों ने अपने अपने एनवायरमेंट पे लोकल रेपोजिटरीज बना ली। या फिर ले लो लोकल रेपोजिटरी इन्होंने बनाई नहीं, अज्यूम कर लेते हैं इन्होंने, एक ने आपका मान लो डेवलपर 1 आया था, क्योंकि जब आप गिट अंडरस्टैंड करोगे तो उस टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेसी ना हो, तो मैं इसको सिंपल ही लेके चलती हूँ। आपका एक डेवलपर था, ठीक है, उसने क्लाउड नाम की एक लोकल रेपोजिटरी बनाई। उस लोकल रेपोजिटरी में सोर्स कोड लिखा आपके सॉफ्टवेयर के लिए। अब बोला गया आपके डेवलपर को कि इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को जो आपने रेडी किया है ना इस फाइल में, क्लाउड नाम की फाइल में, ठीक है, मान लो आपने एक रेपोजिटरी बना ली, विच मीन्स आपने एक फोल्डर बनाया क्लाउड नाम का, उसके अंदर एक फाइल रेडी किया आपने index.html नाम की। आपने index.html के अंदर डेवलपर 1 ने क्या लिख दिया, सोर्स कोड किसका, VLC 10.1 वर्जन का। अब डेवलपर 1 से कहा गया कि इस सोर्स कोड को जो आपने रेडी किया है ना, इसको लोकल रेपोजिटरी में मत रहने दो, आप इसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेंड कर दो, ताकि हम लोग क्या कर सके, इस पर्टिकुलर सोर्स कोड से इसकी बिल्डिंग कर सके हमारे सॉफ्टवेयर की। तो अब क्या कहा गया डेवलपर 1 से कि आप क्या करो, आप एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर आप इस सॉफ्टवेयर को, इस पर्टिकुलर फाइल को जो index.html है ना, इस फाइल को सेंड करो। तो आप मान लो आपकी कोई भी सेंट्रलाइज लोकेशन ले लो, मान लो मैंने एक सेंट्रलाइज लोकेशन के लिए एक रेपोजिटरी बना ली, सेंट्रल रेपोजिटरी आपकी कॉमन नाम की, ठीक है, और मैंने इनसे बोला कि आपको जो सेंट्रलाइज लोकेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, गिटहब के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपका ऑटोमेशन टूल का यूज हुआ है गिटहब, जो कि आपको सेंट्रलाइज रेपोजिटरी की फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि मैं एक आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ मोटा मोटा कि बेसिकली गिटहब क्या होता है। गिटहब एक आपका ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप रेपोजिटरीज क्रिएट करते हो, सेंट्रलाइज रेपोजिटरी, विच मीन्स आपकी कॉमन रेपोजिटरी ये ही रहेगी जो आप गिटहब पर बनाओगे, एंड यहीं पर आप अपने कोड को पुश करोगे, मेन कोड को, जिनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। तो गिटहब क्या कहता है कि आप अपने सोर्स कोड को, जो आपका मेन सोर्स कोड है, फाइनल सोर्स कोड है, उसको मेरे रेपोजिटरी पे पुश करो। ठीक है, अब उसके बाद आगे का जो स्टेप होगा कि उनकी जो कंपाइलिंग करानी है, ठीक है, उनकी मर्जिंग करानी है एंड ऑल सब कुछ, वो सारी की सारी जितनी भी फाइल्स उसके पास आएंगी उनको वो कंपाइल करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, एक सिंगल सोर्स कोड बना देगा। ठीक है, तो गिटहब का देखो मेन काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो आपकी रेपोजिटरी पे आपके कोड को लाइक सेव करके रखता है, ठीक है, आपके डेवलपर से बोलता है कि आप कोड को यहाँ पे पुश कर सकते हो। गिटहब बाकी कहता है कि आप यहाँ पे रेपोजिटरीज क्रिएट करो, सोर्स कोड को सेव करो, प्लस गिटहब आपका वर्जन कंट्रोल का आपको फीचर प्रोवाइड करता है। अब वर्जन कंट्रोल से मतलब क्या है कि आपको देखो, अगर मान लो डेवलपर 1 ने एक फाइल बनाई index.html फाइल,
अब इसके अंदर उसने ऑफकोर्स सी बात है कुछ ना कुछ सोर्स कोड लिखे होंगे। अब बाद में उसको थोड़े दिनों बाद पता चलता है नहीं ये जो सोर्स कोड उसने लिखा है ना वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो ठीक नहीं, उसको कुछ चेंजेस करने हैं। उसने चेंजेस किए, फाइल को कर दिया सेव, दोबारा फाइल को सेंड कर दिया आपकी मेन रेपोजिटरी पर। फिर उसे लगता है नहीं उसने ना पुरानी वाली फाइल की भी नीड है, शायद उसमें कुछ ऐसे चेंजेस उसने कर दिए थे जो कि उसको अब रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब उस केस में उसके पास वो फाइल नहीं बची, मतलब उसने उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी एंड मॉडिफाइड फाइल को आपकी गिटहब की मेन रेपोजिटरी पे पुश कर दिया। तो जो प्रीवियस वाली फाइल थी ना उसके ऊपर जो सोर्स कोड लिखा था वो तो भाई कब का चेंज हो गया। तो उस केस में डेवलपर वन क्या करे। अब डेवलपर वन के पास ये तो यही ऑप्शन है, या तो भाई जितनी बार चेंजेस करे अपने लोकल में उन चेंजेस को सेव करता रहे। ऐसे तो देखो आपकी खुद के लैपटॉप का ही स्पेस बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा और वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा सोर्स कोड है, बार बार ओपन करके देखेगा। तो गिटहब कहता है कि वो वर्जन कंट्रोल का आपको फीचर दे रहा है तो आपको ये लोकली सेव करने की नीड ही नहीं है। मतलब कि वर्जन कंट्रोल में आपकी जो कॉपीज है वो गिटहब के ऊपर ही सेव होगी। आप कमिट करोगे, कमिट यानी मतलब जब आप पुश करते हो ना तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से कमिट कर रहे हो। तो जब आप कमिट करते हो, जब आप कमिट करते हो तो हम बोलते हैं कि ये हमारा कमिट हुआ है, ये हमारा पुश हुआ है। उस कमिट आईडी को आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा आपने क्या चेंजेस किए थे। तो गिटहब आपको वर्जन कंट्रोल कॉपीज भी प्रोवाइड करता है, विच मीन्स आप ट्रैक कर सकते हो अपने चेंजेस को, चेक कर सकते हो लास्ट चेंज क्या किया था, रेपोजिटरीज बना सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो अदर आपके जिन्होंने अदर प्रोजेक्ट्स डाल रखे होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। एक तरीके से ये भी आपका ओपन सोर्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी के भी सोर्स कोड को ले भी सकते हो, इवन अपने पुश भी कर सकते हो और इशू भी ट्रैक कर सकते हो। मतलब आप इसके अंदर बहुत सारे टास्क डन कर सकते हो। तो गिटहब आपका एक बेटर आपका एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप अपनी सेंट्रलाइज लोकेशन बनाओ और अपने सोर्स कोड को यहाँ पे पुश करो। तो अज्यूम कर लेते हैं हमारे डेवलपर 2 ने और 3 ने भी अपनी अपनी फाइल्स को यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है, लिख के। अब जैसे इसने index.html बनाई, यहाँ पे ले लो इन्होंने बनाई index.html2 और इसने बना दी यहाँ पे फाइल index.html। या फिर ये क्या कर ले, यहीं से पुल कर ले। मतलब गिटहब के ऊपर जो सोर्स कोड यहाँ पे आया था ना उसी सोर्स कोड को उसी रेपोजिटरी को क्या कर ले, पुल कर ले अपने अपने एनवायरमेंट पे। तो इनको फाइल बनाने की भी नीड नहीं है, उसी फाइल में आके ये डेवलपर 2 और डेवलपर 3 भी चेंजेस कर लेगा। तो डेवलपर 2 और 3 भी कहाँ पे चेंजेस करेगा, आपके index.html फाइल के अंदर ही। तो हम इनको क्या बोल देंगे, आप फाइल मत बनाओ अपने से खुद, आप जो पुरानी वाली फाइल है ना जो कि डेवलपर 1 ने सेंड करी है उसी फाइल को आप क्या कर लो, उसी के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर दो VLC सॉफ्टवेयर 10.1 वर्जन के लिए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने एनवायरमेंट पर ये जो कॉमन रेपोजिटरी होगी इसके ऊपर जो फाइल आई है index.html नाम की, उस फाइल को कर लेंगे अपने अपने सर्वर पर पुल, फिर इसके ऊपर बैठ के करेंगे चेंजेस। तो मतलब कि जब हमारा सॉफ्ट जो हमारा जो सोर्स कोड है जब फुली डन हो जाएगा तीनों डेवलपर्स के थ्रू, तीनों ने पुश कर दिया कॉमन सेंट्रलाइज्ड आपकी रेपोजिटरी के ऊपर, तो अब काम क्या आता है, अब आता है आपके गिटहब इंजीनियर का काम। तो यहाँ पे कौन बैठा होता है, आपका गिटहब इंजीनियर, जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है। वो देखता है कि कौन से डेवलपर ने कब आपके कोड को पुश किया है, कौन सी फाइल आई है, ठीक है। सब कुछ मैनेजमेंट, सब कुछ ट्रैकिंग एंड कमिट्स एंड ऑल सब कुछ गिटहब इंजीनियर के थ्रू चेक किए जाते हैं और देन गिटहब इंजीनियर एक सिंगल सोर्स कोड फाइल रेडी कर लेता है उन सभी सोर्स कोड को मिलाकर। और इवन अगर आपके जो डेवलपर्स हैं वो सेम फाइल के अंदर चेंजेस डन कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल फाइल बनाने की भी नीड नहीं होती, आपके पास एक सिंगल फाइल ही बनती है। क्यों, क्योंकि आपके डेवलपर 1 ने जो यहाँ पे फाइल सेंड की होगी, पुश की होगी, उसी फाइल में डेवलपर 2 ने चेंज किया और डेवलपर 3 ने, देन ये लोग भी चेंजेस डन करके यहीं पे पुश करेंगे। तो इस फाइल को हम लोग आगे ले जाएंगे बिल्डअप करने के लिए। तो सोर्स कोड हमारा फुली रेडी हो गया, गिटहब इंजीनियर ने सब कुछ मैनेजमेंट देख लिया। अब बात आती है इस सोर्स कोड की टेस्टिंग करना। मतलब सोर्स कोड तो फाइल में अवेलेबल है लेकिन उस सोर्स कोड को आप डायरेक्ट तो बिल्डअप नहीं कराओगे, तो वही चीज आ जाती है कि आप यहाँ पे आप टेस्टिंग करा लो पहले उसकी, ताकि आगे जाके कोई बग्स एंड इशू ना हो। तो अब ये जो सोर्स कोड लिखा है ना इसकी होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए भी हम लोग एक अलग ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं, ठीक है। और वो ऑटोमेशन टूल कौन सा होता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं आपके कोड को एनालिसिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आपके सोर्स कोड की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम लोग पिक्चर में ले रहे हैं सोनार क्यूब। सोनार क्यूब
सो सोनार क्यूब हमारा एक ऐसा ऑटोमेशन टूल है जो कि हमारे कोड की एनालिसिस कर देता है, ठीक है, पूरा चेक करता है कि आपके सोर्स कोड का सिंटेक्स कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कोई बग्स एंड इशू तो नहीं क्रिएट होगा जब ये बिल्डअप होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी टेस्टेड बाय आपके सोनार क्यूब के थ्रू। तो सोनार क्यूब पूरा का पूरा टेस्टिंग का पर्पस आपका क्लियरली डन कर देता है। एंड इन केस इन फ्यूचर कभी अगर लगता है भाई नहीं आपके डेवलपर ने तो गलत सोर्स कोड लिखा है, तो अब ये काम किसका है, नोटिफाई करना डेवलपर्स को, सोनार क्यूब इंजीनियर का, ठीक है। तो सोनार क्यूब इंजीनियर आप यहाँ से बोल सकते हो, सोनार क्यूब इंजीनियर नोटिफाई कर देगा, बाय ईमेल के थ्रू बोल दे कर सकता है या किसी भी और प्रोसेस के थ्रू, तो डेवलपर्स तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सिमिलरली टेस्टिंग के बाद अब बात आती है, भाई सोर्स कोड टेस्ट हो गया, ठीक है, रेडी हो चुका है, टेस्टिंग भी डन, अब बात आती है उसको बिल्डअप करना। बिल्डअप किसमें भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, सोर्स कोड सॉफ्टवेयर में बिल्डअप कराएंगे। तो सॉफ्टवेयर में बिल्डअप कराने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग टूल्स होते हैं, लाइक मार्विन, ग्रेडल, आर्न, ठीक है। ग्रेडल और आपका जो आर्न था वो बहुत पहले यूज किए जाते थे, अब तो हम लोग ज्यादा मार्विन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग मार्विन ही ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो मार्विन आपका बिल्डिंग टूल अब क्या करेगा, वो सोर्स कोड को बिल्ड करेगा। तो जो आपकी फाइल है ना index.html, इसकी बिल्डिंग की जाएगी एक सोर्स कोड सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब आपका एक सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया। लेट अज्यूम हमारा जो सॉफ्टवेयर है VLC 10.1 वर्जन बन के हो गया रेडी। अब देखो ये आपने बना लिया, अगेन इसको हम लोग बना तो लिया हम लोगों ने, इसकी हम लोग अगेन डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी एक बार टेस्टिंग रन करनी पड़ेगी। तो अगेन जब सॉफ्टवेयर बिल्डअप हो भी जाता है ना, तो भी आपको उसके बाद उसकी एक बार टेस्टिंग करनी पड़ती है फॉर मोर सिक्योरिटी, ठीक है। एक तरीके से आप अपने डाउट भी क्लियर कर रहे हो कि हमारे सोर्स कोड में कोई इशू तो नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम शायद कोई बग्स एंड इशू, कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस ना रिलीज हो गए हो। तो उसी केस में हम लोग क्या करते हैं, एक और बार टेस्टिंग कर लेते हैं फॉर श्योरिटी के लिए। तो मार्विन ने जब बिल्डअप कर दिया ना, तो उसके बाद आप अगेन अपने सोर्स कोड की टेस्टिंग करते हैं। तो सोर्स कोड की टेस्टिंग जब हमारी बिल्डिंग हो जाती है डन, तो हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन टूल का यूज करते हैं, विच इज योर सेलेनियम। सो सेलेनियम, ये भी मैंने ऐसे ही आपका लिया सेलेनियम, आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे टूल्स ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बेस्ट टूल दिया गया है, ठीक है, सेलेनियम आपका एक इंपॉर्टेंट, आपका बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट टूल है आपके टेस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे आपके सोर्स कोड की क्वालिटी टेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे की जाती है जो बिल्डिंग होके आया ना आपका सॉफ्टवेयर, उसकी टेस्टिंग की जाती है, विच मीन्स आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए बेटर टूल। तो आप सिलेनियम का यूज कब करते हो, जब आपको अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है कि अब हमारे सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो चुका है, अब तो नहीं उसके अंदर कोई बग आ गया, कोई इश्यू आ गया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैकेजेस रिलीज हो गए हो, या कुछ ऐसी कमांड्स है जो कि उसको बेसिकली रिलीज नहीं होने देगी, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इश्यू कर दे। तो हम लोग बेसिकली टेस्टिंग के लिए आगे जब हमारा बिल्डअप हो जाता है सॉफ्टवेयर, तो हम सिलेनियम का यूज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, परफेक्टली डन, परफेक्टली टेस्टिंग डन, सब कुछ परफेक्ट हो गया, सक्सेसफुल, यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है, अब बात आती है जब सब डन हो जाए तब जाके आप करो डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए एज इट इज आप बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई भी यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आप एनसिबल के थ्रू कर सकते हो, अगर पाइथन की नॉलेज है तो आप पाइथन के थ्रू करो, आप शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो स्क्रिप्ट रन करके। हम लोग किसके थ्रू करेंगे, एनसिबल के थ्रू। तो एनसिबल की अगर जिनको नॉलेज होगी, आप सबको पता होगा, एनसिबल पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्लेबुक रन करते हैं, और प्लेबुक के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लेबुक के अंदर सॉरी, हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सोर्स कोड है, जिस जो एक सॉफ्टवेयर में डेवलप हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की हम लोग किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कराएंगे, और कहाँ पे डिप्लॉयमेंट कराएंगे, हमारे प्रोडक्शन या फिर हम बोल सकते हैं प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे। तो पहले तो आप प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में ही कराओगे फॉर टेस्टिंग के लिए, एंड देयर आफ्टर आप मूव ऑन करोगे अपने प्रोडक्शन एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप एंसिबल, पाइथन, शेल स्क्रिप्टिंग और जो अदर टूल्स हैं, इवन अब आपके कुछ न्यू टूल्स भी आ चुके हैं, अगर आपका क्यूबरनेटीज क्लस्टर पे अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो आप अदर जो टूल्स आ चुके हैं आपके फ्लेक्स सीडी, एर्गो सीडी, ठीक है, इन टूल्स का यूज कर सकते हो, गिटऑप्स के टूल्स आपके। तो वो तो अभी इसको पिक्चर में मत लो, मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि अब मार्केट में बहुत न्यू टूल्स आ चुके हैं। लेकिन राइट नाउ फॉर डिप्लॉयमेंट, अगर आप सिंपल स्मूथ डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, तो सिंपल आप एंसिबल का भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर जस्ट आप प्ले बुक रन करो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, एनसिबल तक कोई डाउट यहाँ पे, डाउट है कोई किसी का?
माविन हम लोगों ने किस लिए लिया है? बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग टूल, ठीक है, बिल्ड करने के लिए। सेलेनियम आफ्टर बिल्ड हम टेस्टिंग भी तो कराएंगे ना हमारे सॉफ्टवेयर की, तो इसलिए। एंड सोनार क्यूब आपका क्वालिटी टेस्ट किसका? आपके सोर्स कोड का, और या बोल सकते हो आप सिंटेक्स टेस्टिंग, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, नो इश्यूज। ये आपकी सेंट्रलाइज लोकेशन जहाँ पे आपके सोर्स कोड बेसिकली सेव होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई इशू इसमें? सबको ना? ओके। नाउ एनसिबल का काम आ चुका है डिप्लॉयमेंट का। तो मैंने जैसे आपको बोला कि डिप्लॉयमेंट आप कैसे कराते हो, आप प्री प्रोडक्शन पे कराते हो या फिर प्रोडक्शन पे भी करा सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन पे हमेशा हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, बिकॉज प्रोडक्शन पे डायरेक्ट करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि आगे जाके कोई इशू आ गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं, जैसे आपका पेटीएम है, आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन भी करते हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होता है, ठीक है, डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। इन केस आपकी साइड से तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया किसी को, लेकिन आपकी साइड से डेबिट भी हो गया, लेकिन बंदे तक पहुंचा ही नहीं। तो उस केस में किसकी गलती हुई? तो आपके सॉफ्टवेयर के बीच में, सॉफ्टवेयर में ही इशू है, जो आपके जो पैसे हैं वो स्टक हो गए। आप तो अपनी साइड से दे रहे हो ना किसी को, आप तो अपनी साइड से सेंड कर रहे हो, क्रेडिट करा रहे हो किसी के अकाउंट में, लेकिन बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हुआ ही नहीं, लेकिन आपकी साइड से डेबिट तो हो गया अकाउंट, आपके पैसे। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की अच्छे से टेस्टिंग नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बना नहीं होता, और आप जल्दीबाजी में उसको जस्ट डिप्लॉय कर देते हो, तो उस केस में आप ऐसे इश्यूज को फेस करते हो। इसीलिए आपके सॉफ्टवेयर बिल्डअप होने के बाद भी आप क्या करते रहते हो, ऑन अ डेली बेसिस नहीं तो आप ऑन अ मंथली बेसिस अपने सॉफ्टवेयर की चेकिंग करते हो कि कोई इशू तो नहीं है, मैनेजमेंट देखते हो, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी, हम लोग अगर कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उस इक्विपमेंट की हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, ताकि हमारी खराब ना हो जाए, है ना, और टाइम पे ही हम उसको ठीक कर दें। सिमिलरली आप अपने सॉफ्टवेयर को बनने के बाद भी उसकी सर्विसिंग करते हो, कि कहीं वो खराब ना हो जाए, विच मीन्स कहीं उसमें कोई ऐसे बग्स और इश्यूज ना आ जाए, जनरेट ना हो जाए कहीं से भी, ताकि हमारे कस्टमर्स को डाउन टाइम फेस करना पड़े। एंड इवन अगर आपके कस्टमर्स डाउन टाइम फेस कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कस्टमर दूसरी एप्लीकेशन पे विजिट करना शुरू कर देंगे। अब जैसे हमारे पेटीएम के कितने ऑल्टरनेट आ चुके हैं, तो पेटीएम क्या कर रहा है, पेटीएम वाले अपने अंदर ही मतलब अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन किए जा रहे हैं ताकि कस्टमर दूसरी साइड ना मूव ऑन करे, है ना। सो यही होता है कि हम लोग भी हमारे सॉफ्टवेयर की सर्विसिंग करते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करते रहते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर परफेक्टली रन करता रहे। अब हम लोग डिप्लॉयमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा होल्ड करते हैं, उससे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अभी हम लोगों ने जो अंडरस्टैंड किया, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये सब अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैनुअली चल रहा है। मैनुअली एज इन, अब डेवलपर्स ने सोर्स कोड को लिखा, ये तो देखो मैनुअल टास्क ही होगा, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने हमारा सोर्स कोड तो चलो लिख दिया, इन्होंने पुश भी कर दिया सेंट्रलाइज लोकेशन पर। अब यहाँ पे गिटहब इंजीनियर होना कंपलसरी है। इन केस गिटहब इंजीनियर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, तो अब कौन करेगा टास्क? मतलब सोर्स कोड वहीं पड़े रहेंगे काफी दिन तक आपकी लोकेशन पर। तो यहाँ पे आप मैन्युअली ये जो काम चल रहा है, अब यहाँ से आगे जाके फिर मान लो गिटहब इंजीनियर ने पुश कर दिया, सोनार क्यूब इंजीनियर ने अपना काम शुरू किया, टेस्टिंग करना शुरू किया, फिर आप माविन इंजीनियर तक भेजोगे, फिर माविन इंजीनियर नहीं है अवेलेबल तो उस केस में फिर बैठे रहो आप, फिर माविन इंजीनियर बिल्डअप करेगा, देन टेस्टिंग के लिए सिलेनियम इंजीनियर पे जाएगा, फिर एनसिबल इंजीनियर पे जाएगा डिप्लॉयमेंट के लिए। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर मैन्युअली डन होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेसी आएगी, एंड कॉम्प्लिकेसी के साथ साथ आपको बहुत टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ा करेगा। मतलब आप वेट करो जब तक कि दूसरा इंजीनियर आपके काम को, अपने जो टास्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो टास्क होते हैं, उन एक्टिविटीज को जब तक डन नहीं करते तब जाकर आप, तब तक आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉय नहीं होगा। तो इसी वजह से थोड़े काम की कॉम्प्लिकेसी को कम करने के लिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए, एंड इवन आपका डिवॉप्स के पार्ट है, तो डिवॉप्स में आपका ऑफकोर्स सी बात है ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर रहा है, तो कुछ ऑटोमेटेड करने के लिए पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या किया, इन सबको एक ऐसे ऑटोमेशन टूल के साथ कनेक्ट कर दिया जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू हम लोगों को ये सारे के सारे टास्क को ऑटोमेशन
पे हम लोग सारे के सारे टास्क को मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे टास्क हम ऑटोमेशन पे कर देंगे, विच मीन्स इन सभी टूल्स को हम लोग आपस में इंटीग्रेट करा देंगे, जिसका मतलब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट स्टेप डन होगा, फर्स्ट टास्क डन, सेकंड टास्क शुरू, सेकंड टास्क डन, थर्ड टास्क शुरू, थर्ड टास्क डन, फोर्थ शुरू, देन फिफ्थ शुरू, इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। अब यहाँ पे आपको मैन पावर की भी नीड नहीं पड़ी, अब कोई इंजीनियर की नीड नहीं है, आप सिंपल अपना एक डिवॉप्स इंजीनियर रखो जो कि आगे का स्टेप करेगा, सोर्स कोड आपके पास आ गया, आप जेनकिंस जैसे आपके एक इंटीग्रेशन टूल का यूज करो या किसी भी अपने CI/CD टूल का यूज करो, लाइक आपका गिटलैब भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे टूल्स का यूज करो और उनके थ्रू आप क्या करो, डिप्लॉयमेंट करा दो, तो आपको मैन पावर की भी नीड नहीं पड़, है ना। सो हम लोग भी क्या करते हैं, सभी टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए हम लोग एक CI/CD टूल का यूज करते हैं, विच इज नोन एज जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस को हम लोग CI/CD टूल भी बोलते हैं, बट इन रियलिटी वो CI/CD टूल नहीं है, जेनकिंस आपका इंटीग्रेशन टूल है जो कि CI/CD की फंक्शनैलिटी देता है। तो काफी जगह आपने देखा होगा एंड इवन पढ़ा भी होगा, जेनकिंस को CI/CD टूल बोला जाता है, बट इन रियलिटी ये प्रोवाइड करता है फीचर CI/CD के, एंड इट इज एन इंटीग्रेशन टूल। ठीक है, जिसका काम है आपस में मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स को इंटीग्रेट करना, मतलब आपस में जोड़ना। तो उसी तरीके से ये क्या करता है, इन सभी टूल्स को जोड़ने के लिए सिंपल तो जोड़ नहीं सकता, प्लगइन्स का यूज करता है। ठीक है, तो प्लगइन्स आप इसमें इंस्टॉल करते हो, प्लगइन्स के थ्रू आप इनको आपस में इंटीग्रेट करते हो, आपस में कनेक्ट करते हो, एंड जेनकिंस ये सब कुछ एक पाइपलाइन के फॉर्मेट में रन कर देता है। तो उसके लिए सारे के सारे जो टास्क है ना, वो डिफाइन करता है, इनको कहता है ये जॉब्स है, और इन जॉब्स को मुझे एक पाइपलाइन में रन करना है, मतलब एक सिंगल स्टेप में मुझे ये सारे के सारे टास्क ना डन कर देना है और मेरी डिप्लॉयमेंट कर देनी है सॉफ्टवेयर। तो जब हम जेनकिंस को कवर अप करेंगे ना, तो ये चीज को और अच्छे से समझेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैंने इसलिए आपको ये समझा दिया कि इसको CI/CD टूल मत बोलना, इट इज एन इंटीग्रेशन टूल जो कि CI/CD की आपको फंक्शनैलिटी दे रहा है। ठीक है, और आपके जेनकिंस टूल को आप यूज करने के लिए प्लगइन्स मेथड का यूज करो, प्लगइन्स के थ्रू आप इनको आपस में जितने भी आपके ऑटोमेशन टूल है उनको आपस में ऑटोमेटेड कराओ, इंटीग्रेट कराओ, एंड सारा का सारा जो प्रोसीजर है अब वो ऑटोमेशन पे चलेगा। ठीक है, आपको खुद मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही सोर्स कोड गिटहब पर आएंगे, उनकी कंपाइलिंग, ठीक है, मर्जिंग एंड ऑल शुरू हो जाएगी, पहले टेस्टिंग होगी, देन उनकी कंपाइलिंग एंड मर्जिंग, विच मींस उनकी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, फिर अगेन टेस्टिंग हो जाएगी अपने आप रन, देन एनसिबल पे भेज दिया जाएगा डिप्लॉयमेंट के लिए। अब एनसिबल से डिप्लॉयमेंट कराया जाएगा आपके प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे। तो एनसिबल से हम लोग सबसे पहले जो डिप्लॉयमेंट कराएंगे वो हम लोग कराएंगे प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट। तो हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये मेरा है प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूंगी, मैं ये दो क्यों बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट का आइडिया होगा तो आप समझ जाओगे। हाँ जी, एक बात बताओ, हम लोग डिप्लॉय क्या कराना चाहते हैं, सोर्स कोड की सॉफ्टवेयर? अब कौन सी बात है, फिर सॉफ्टवेयर को डालेंगे ना। ठीक है, सो ये देखो, ये वाला हमारा रहेगा प्रोडक्शन और वो हमारा आगे वाला रहेगा प्री प्रोडक्शन। अभी मैं इनको अंडरस्टैंड करा देती हूँ बेसिकली ये वर्क कैसे करेंगे। तो मैंने ज्यादा सर्वर इसलिए बनाया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे लिख और लेते हैं। ठीक है, ये आपका ले लो, ये हो गया आपका प्री प्रोडक्शन, ये हम लोग ले लेते हैं हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, मैं प्री प्रोडक्शन को आपको समझा देती हूँ, प्रोडक्शन आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाओ बाय डिफॉल्ट। प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मैंने यहाँ पे दो सर्वर लिए, मतलब दो एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं, और दो एनवायरनमेंट के अंदर अभी मैंने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में तीन तीन सर्वर क्रिएट किए। एक सर्वर ये रहा, एक सर्वर ये रहा, एक सर्वर ये रहा, सिमिलरली दूसरा एनवायरनमेंट बनाया प्री प्रोडक्शन का और वहां पे भी तीन सर्वर बना दिए।
अब मैं ये ऐसा इसीलिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्यों, क्योंकि जब एंसिबल के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट कराएंगे, तो एंसिबल के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट कराएंगे इन सभी 6 के 6 सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट कराएंगे। सेम एप्लीकेशन हमारी रन होगी, ठीक है, मतलब सेम वीएलसी का सॉफ्टवेयर हमारा रन होगा। अब मान लो मेरे ये जो कस्टमर्स है, ये मेरे कस्टमर्स बैठे, ठीक है, मैं इन कस्टमर्स से बोलूंगी कि आपको क्या करना है, आपको ना इस वाले सर्वर, इस वाले एनवायरमेंट पे जाना है, और इस एनवायरमेंट पे जाके आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है, अपने सॉफ्टवेयर को, जिसको आपको एक्सेस करना है, विच इज योर वीएलसी 10.1 वर्जन का सॉफ्टवेयर। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप इस एनवायरमेंट पे जाना। अब कस्टमर्स को कैसे पता कि इधर ही जाना है? अब कस्टमर्स को हम ये तो अलाउ नहीं करेंगे ना कि हमारी पब्लिक आईपी के थ्रू या प्राइवेट आईपी के थ्रू आप डायरेक्ट हमारे सर्वर के ऊपर जाओ और एक्सेस करो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमारी एप्लीकेशन को, हमारे जब एप्लीकेशन बिल्डअप होती है ना, तो उसको कुछ आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, नेम में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एज एन ह्यूमन हमारे हमारे लिए नंबर्स को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज कंपेयर टू वर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, आईपी को कन्वर्ट करेंगे एक नेम में, एक एक्सटेंशन में, विच मीन्स डीएनएस आपका एक ऐसा सर्वर रहता है, डीएनएस सर्वर आपने सुना ही होगा। डीएनएस क्या करता है, आपके डोमेन नेम सर्वर जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी देता है, विच मीन्स आप अपनी आईपी को कन्वर्ट कर सकते हो एक डोमेन नेम में। जैसे हमें पता ही है, हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हम लोग उसके डोमेन नेम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन को खोलना है तो मैं अमेजोन डालूंगी, ये नहीं कि उसकी आईपी एड्रेस डालूंगी। फ्लिपकार्ट खोलना है, मैं फ्लिपकार्ट डालूंगी, ये नहीं कि उसकी आईपी एड्रेस डालूंगी। तो ये क्या है, ये उनके डोमेन नेम है जिनको हम लोग हिट कर रहे हैं एज ए कस्टमर। तो हम लोग भी कस्टमर से क्या बोलेंगे, आप भी ना हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे डोमेन नेम को हिट करना। तो डोमेन नेम क्या है हमारा, वीएलसी, हमारा वर्जन 10.1, या फिर मान लो कोई अपने कंपनी बना लो, अपनी वेबसाइट बना लो उसकी कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल XYZ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हिट करना हमारी एप्लीकेशन को, यहीं पे आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस होगा। ये हमारी एप्लीकेशन पे हिट करेंगे हमारे डोमेन नेम पे, ठीक है। अब डोमेन नेम किससे कनेक्टेड रहता है, डोमेन जो होता है आपका, आपका डीएनएस जिसे आप बोलते हो, डीएनएस आपका मैप्ड रहता है लोड बैलेंसर से, ठीक है, किससे, लोड बैलेंसर से। सो लोड बैलेंसर कहाँ पे लगा होगा, लोड बैलेंसर लगा होगा आपका यहाँ पे। उसके पीछे का रीजन भी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे क्यों लगा होगा, एक यहाँ पे भी बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए लोड बैलेंसर। अब आपने लोड बैलेंसर इसलिए रखा है ताकि आपके लोड को बैलेंस किया जा सके। मतलब अगर 3 सर्वर है तो आपके जो डीएनएस है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है, उसको कैसे पता चलेगा भाई किस सर्वर पे जाके मेरे को हिट करना, मतलब एज एन एप्लीकेशन कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे इसी वाले सर्वर पे जाके हिट करना है। ये कस्टमर डिसाइड नहीं करते, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जितने भी मल्टीपल सर्वर आपके एनवायरमेंट में, आपके प्रोडक्शन और वी कैन से आपके प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में पड़े होंगे, ठीक है। तो अब आपके लोड बैलेंसर का काम क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स आए हैं डीएनएस के थ्रू, तो डीएनएस आपका मैप्ड हो जाएगा लोड बैलेंसर पर। लोड बैलेंसर पे क्या लिखा गया होगा, आपका आईपी एड्रेस, आपकी एप्लीकेशन का, आपके सॉफ्टवेयर का आईपी एड्रेस मेंशन होगा, ये मैप्ड है डीएनएस पे, और डीएनएस पे आपके आ गए हैं कस्टमर, कस्टमर ने यहाँ हिट किया, कस्टमर को भेजा जाएगा लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर आगे ट्रैफिक को कर देगा डिस्ट्रीब्यूट। अगर उसे लगता है फर्स्ट वाले सर्वर पे कम ट्रैफिक है, वो यहाँ पे सेंड करेगा। इन केस अगर उसे लगता है नहीं सेकंड वाले सर्वर पे कम ट्रैफिक है, यहाँ से भेज देगा ट्रैफिक को। और इन केस अगर उसे लगता है थर्ड वाला जो सर्वर है वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, उसमें ज्यादा रैम सीपीयू एंड ऑल परफेक्टली डन करेगा, उसमें अच्छे से एप्लीकेशन एक्सेस हो पा रही है, इवन हमारे कस्टमर्स डाउन टाइम भी नहीं फेस करेंगे, तो ये कहाँ पे लोड को सेंड करेगा, थर्ड वाले सर्वर, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो एंसिबल ने डिप्लॉयमेंट करी आपके इन सर्वर पर, आपकी एप्लीकेशन चल रही है इन तीनों सर्वर पर। अब इन तीनों सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है उसका है एक आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस को आप कहाँ पे एंटर करते हो, अपने लोड बैलेंसर के अंदर उसकी एंट्री करते हो, लोड बैलेंसर को मैप करते हो डीएनएस से, ताकि आपको एक डोमेन नेम मिल सके विद एक्सटेंशन। अगर आपकी बाहर की ग्लोबल वेबसाइट है तो आपको पता ही है हम लोग .com का एक्सटेंशन लेते हैं, या अगर हमें इंडिया में ही रखना है तो हम .in का एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमारी डीएनएस में हो गया मैप्ड हमारे लोड बैलेंसर से, हमारे पास एप्लीकेशन का नेम आ गया। अब कस्टमर हिट करेंगे एप्लीकेशन के नेम पर, लोड बैलेंसर आगे जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन सर्वर पर,
ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट होता है और किस तरीके से कस्टमर एक्सेस करते हैं। इतना तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया। लेकिन पिक्चर में ये जो सेकेंड एनवायरनमेंट हम लोगों ने बनाया है प्री प्रोडक्शन का, उसका रोल क्या हो? बेसिकली इनका मतलब होता है ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट। मतलब ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट से हमारा मतलब रहता है, जस्ट अ सेकेंड, ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट से मतलब रहता है कि हमारा जो लोड है, इन केस अगर लोड बहुत ज्यादा आ गया तो उस केस में क्या होगा, इसको ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो जाती है। रुको इसको कर ही देती हूँ मैं, ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन कलर का कर देते हैं। अब ले लो, ये आपके ऊपर होता है, आप किसी भी एनवायरमेंट को एज अ मेन पे रख सकते हो एंड देन अदर को एज अ, आप बोल सकते हो टेम्परेरी पर्पस पे रखते हो कि इन केस अगर कुछ होता है तो आप दूसरे वाले को स्टार्ट कर सकते हो। और वो किस तरीके से होता है वो मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे हम लोग ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट से मतलब होता है कि आपने क्या बोल दिया है कि आपका जो एक्टिव है ना आपके सर्वर, जिसमें आपने बोल दिया हमारे जो सर्वर्स हैं इस वाले एनवायरनमेंट में एक्टिव है। तो मैंने बोला कि अगर इन केस मेरी एप्लीकेशन पे बहुत ही ज्यादा लोड आ गया और मेरा ये जो सर्वर है हैंडल नहीं कर पाए, मेरा ये एनवायरनमेंट हैंडल नहीं कर पाए और एकदम से डाउन टाइम जब फेस हो जाए, मतलब एकदम से बंद पड़ जाए पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट, तो उस केस में क्या कर देना, फटाफट हमारे पार्टीशन को स्वैप कर देना। विच मीन्स हमारा जो लोड बैलेंसर होगा, हम लोग एक यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे लोड बैलेंसर को जो हमारा यहाँ पे रहेगा मेन, मान लो ये आपका एक लोड बैलेंसर रहेगा जिसके अंदर भी आप मैपिंग करोगे, इस लोड बैलेंसर से बोलेंगे इन केस अगर कुछ भी होता है, या आप लोड बैलेंसर भी मत लो, आप डीएनएस के साथ ही मैप कर दो, सिंपल डीएनएस के साथ आप अपना दूसरा वाला जो है एनवायरमेंट उसको भी मैप करा दो। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये वाला स्टॉप होता है ब्लू एनवायरमेंट, ठीक है, तो उस केस में आपका जो ग्रीन एनवायरमेंट है स्वैप होगा, पार्टीशन सारा का सारा जो डेटा होगा वो ग्रीन वाले पे चला जाएगा। मतलब ग्रीन वाले आपके एनवायरमेंट पे जितने भी सर्वर होंगे उनके ऊपर आपका लोड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लू एंड ग्रीन की डिप्लॉयमेंट करते हैं कि अगर कोई भी हमारा एनवायरमेंट एकदम से बंद पड़े तो उस केस में डाउन टाइम फेस ना करना पड़े कस्टमर को, ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्वैप कर ले पार्टीशन को, और पार्टीशन जैसे स्वैप करेगा आपके कस्टमर्स कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके इस ग्रीन सर्वर पर एक्सेसिबल करे। तो मतलब हार्डली 1-2 मिनट का वही जस्ट बफरिंग दिखाएगा एंड देन ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएंगे अपने ग्रीन वाले एनवायरमेंट पे एंड देन वो रनिंग रहेगा। तब तक आप इसकी मैनेजमेंट करो, इसमें देखो क्या इश्यू आया क्या नहीं आया, एंड देन अगर इन केस ये कभी डाउन पड़ता है तो फिर यहाँ पे आपका दोबारा ट्रैफिक मूव ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट किसका बताया, ये बताया मैंने प्री प्रोडक्शन का। सिमिलर केस आप प्रोडक्शन में करते हो। तो प्री प्रोडक्शन में तो देखो आप यहाँ पे कस्टमर्स को एक्सेस तो नहीं कराओगे, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्री प्रोडक्शन में आप सिंपल अपने एंसिबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट कराओ आपके इतने सारे सर्वर्स के ऊपर, ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट ले लो, ठीक है, सर्वर्स के ऊपर एक्सेस करा के देखो एंड परफेक्टली डन कर रहा है। अगर ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट नहीं भी करनी, जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, बिकॉज आप सिंपल सा अपना सर्वर क्रिएट करो, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराओ, देखो परफेक्टली डन हो रही है, रन हो रही है अच्छे से, एक्टिव है, हेल्दी है, सब कुछ परफेक्ट है, देन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कर दो। इस तरीके से ब्लू एंड ग्रीन का प्रोसेस यूज करते हुए आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे कर दो डिप्लॉय, अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू यहाँ पे, कोई भी पार्ट ना समझ आया हो? गिटलैब आप यूज करते हो गिटहब एंड जेनकिंस की उसमें प्लेस में, ठीक है। तो गिटहब जैसे सोर्स कोड को आप वहां पे सेव करते हो, सेंट्रलाइज रेपोजिटरी क्रिएट करते हो, गिटलैब पे आप सेंट्रलाइज रेपोजिटरी क्रिएट करते हो, सोर्स कोड को यहाँ पे सेव करते हो, सारे फीचर्स गिटहब वाले मिलते हैं, प्लस जेनकिंस वाले फीचर भी मिल जाते हैं। मतलब जहां पे आप ये सारे के सारे ऑटोमेशन टूल्स लेते हो उनकी प्लगइन्स यूज करते हो ना जेनकिंस के ऊपर, सिमिलर आप गिटलैब के ऊपर प्लगइन्स तो नहीं लेते लेकिन आप रनर्स क्रिएट कर देते हो। तो वो ये सब कुछ गिटलैब के अंदर होता है। जस्ट इतना याद रखो, जेनकिंस और गिटहब का प्रोसेस, इन दोनों का मिक्सचर है गिटलैब, ठीक है। बाकी सब क्लियर ना सबको?
गिटलैब, ऑफ कोर्स गिटलैब का, क्योंकि देखो ना आपको दो फीचर्स एक ही टूल में मिल रहे हैं। जहां जेनकिंस जेनकिंस बहुत डाउन टाइम कभी कभी हो जाता है, जेनकिंस के ऊपर बहुत ज्यादा स्लो वर्क करता है। मैंने क्योंकि जेनकिंस करा हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने खुद ने जब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रही थी तो उसमें बहुत स्टॉप, मतलब बहुत बफर बहुत करता है बेसिकली। और आपको अलग से प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगे, फिर बहुत ज्यादा वो रहता है। गिटलैब बहुत इजी है, उसमें आप सिंपल गिटहब का काम भी हो रहा है आपका, साथ के साथ आपका जेनकिंस का प्रोसेस भी हो रहा है, एंड उसमें इतना बफर भी नहीं करता, इजीली आपकी पाइपलाइन रन हो रही है, आपको पूरा का पूरा फीचर्स पूरे की पूरी डिटेल मिल रही है, इशू तक ट्रैक हो रहे हैं। जेनकिंस आपको इशू थोड़ी ट्रैक करके दे रहा है। हम्म, बहुत डिले होती है, और आपका इस तरीके से गिटलैब में नहीं होता। इवन आपको ये अगर डिले हो भी रहा होता है, वो पहले आपको नोटिफाई कर देता है। गिटलैब आई थिंक आप लोगों को कंटेंट शेयर हुआ है, तो शायद इस वाले कोर्स में आपका गिटलैब नहीं है। गिटलैब हमारा एक न्यू टूल शुरू हुआ है, तो आई थिंक वो अलग ही है। जहां तक मेरे को आइडिया, आप लोग का शायद शेयर नहीं है आपके करिकुलम में, आप एक बार चेक कर लेना। अगर होगा तो कवर अप होगा, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, डेवऑप्स का पार्ट तो है, लेकिन वो बिल्कुल हमारा न्यू टूल है। ठीक है, और वो भी होता है ना कि एकदम न्यू टूल है, और उसकी अभी हमारी क्लासेस खुद ही रनिंग में है, अभी रिसेंट न्यू बैच चल रहा है उसका भी। सो इवन अभी हम लोग, और ये ऑलरेडी आपको भी पता ही है, बहुत थोड़ा कम ही प्राइस में ना, लाइक, सो दैट्स व्हाई न्यू टूल को ऐसे नहीं दे सकते। क्वालिटी में देखो, आपको अभी लगा कोई क्वालिटी में कोई आपको कमी? बिल्कुल ना, इसी तरीके से आपका क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। इवन आपको पता ही है, जब AWS एंड क्यूबरनेटीज आपके ऐसे टॉपिक कवर अप हो रहे हैं, तो उनमें तो क्वालिटी में कोई कर ही नहीं सकते कमी, आपको पता ही होगा। क्योंकि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं आपके, एंड इवन क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हुई तो फिर किस तरीके से आगे होगा। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो क्वालिटी में तो कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, एंड बाकी टूल्स में आपके बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी। क्लियर है? ओके, सो बाइंड अप करने से पहले मैं जस्ट आप लोगों से एक आइडिया लेना चाहती हूँ कि आप सब में से किस किस को लिनक्स की नॉलेज है। ओके, नो इश्यूज। एंड आगे बताइए सब मुझे एक बारी, भले ही चैट पे रिप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, कवर अप करें, है ना? ओके, एंड अदर्स, मतलब मुझे सब बता दो लिनक्स, बिकॉज आपका लिनक्स बेसिकली बेसिक टूल रहता है, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्टअप वही करते हैं। अगर इन केस आपको बेसिक्स आता है तो हम लोग पहले गिटहब से शुरू कर सकते हैं, एंड देन हम लोग लिनक्स को कवर अप कर सकते हैं, तो ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आई थिंक मनीष, यू वांट टू से समथिंग, डू यू? ओके ओके, ग्रेट। गोरिका, आई थिंक कोई मैसेज है? मुझे नहीं है मैम। ओके, सो मोस्टली अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ आई थिंक 11 ज्वाइन है। स्क्रिप्टिंग आपका डिफरेंट है मनीष, स्क्रिप्टिंग आपका डिफरेंट है, बट हाँ लिनक्स में थोड़ा बहुत पार्ट कवर अप होता है आपका स्क्रिप्टिंग का। हाँ मैं बता तो रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत कवर अप होगा, बट स्क्रिप्टिंग में डीपली नहीं जाएंगे। पाइथन में भी कवर अप करेंगे बिल्कुल। इवन लिनक्स में हल्का फुल्का टॉपिक भी कवर अप होगा आपका स्क्रिप्टिंग का। हाँ, टूल्स के रिगार्डिंग मैं भी आपको ये प्रेफर करूंगी, आप एक बार हेल्प डेस्क और संजय सर से क्लियर करिए। ठीक है, बिकॉज वही आपको बता पाएंगे कि कौन कौन से टूल्स कवर अप होंगे एंड क्यों नहीं हो रहे, तो फिर वही आपको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, एंड रादर देन क्लास से तो कोई डाउट नहीं है आपको। एंड लिनक्स के आई थिंक मोस्ट हाफ ऑफ द पर्सन आप लोगों को लिनक्स की बेसिक नॉलेज है, बट नॉट एडवांस,
एंड कुछ कुछ लोग हैं जिनको लिनक्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना। सो अगर मैं ऑलमोस्ट चेक करूं तो नवनीत आपको नॉलेज नहीं है ना लिनक्स की, गौरी को नहीं है, एंड अदर्स, मुकेश आपको, ओके, एंड धर्मेश, धर्मेश आपको लिनक्स की नॉलेज, मुझे नहीं, सब बेसिक से पता है थिंक। नो इश्यूज, तो हम लोग लिनक्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पता चला है मुझे, कुछ को बेसिक्स है तो स्टिल आपको कवर अप करना ही है, करना तो पड़ेगा ही, वैसे भी इसी का ही पार्ट है। तो पहले हम लोग लिनक्स की देख लेंगे, स्टिल मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो मैं आज की क्लास ना यहीं पे बाइंड अप करती हूँ, एंड कल की क्लास का आपका कौन सा मॉड्यूल फर्स्ट स्टार्टअप होगा उस चीज की आपको अपडेट आज मिल जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, इन सब चीजों का जो क्वेरी आप हेल्प डेस्क और संजय सर से डिस्कस करो तो बेटर है ना। बाकी मैं आपको ये बता सकती हूँ, आपको अपडेट मिल जाएगा हेल्प डेस्क में ही, जो भी होगा आपको, इवन ट्रेनर भी बता दिया जाएगा कौन होगा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। तो आप अपने डाउट्स ग्रुप पे एक बार ही पूछ लेना, और नहीं तो आप कॉल कॉल कर सकते हो डायरेक्ट हेल्प डेस्क और संजय सर। यस मनीष, आप कुछ कह रहे हो।